साथियों नमस्कार, मैं हूं दीपक। आपका अपने YouTube चैनल आपकी उपलब्धि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके सामने एक पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, वो भी हिंदी का सॉल्व कराऊंगा। तो साथियों, ये पेपर कहा है कि DSSB के द्वारा जो हमारा पेपर हुआ था जिसमें मैं चयनित हूँ, यानी कि TGT हिंदी मेल 34/21 वाले में मैं चयनित हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कितने टोटल क्वेश्चन होते हैं सब आपको पता होगा कि 200 क्वेश्चंस होते हैं। पहला वाला पेपर 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में देख रहे होंगे आप लोग कि ये वाला जो जनरल एबिलिटी दिखाई दे रहा है आपको ना, ये जनरल एबिलिटी दिखाई दे रहा है। ये जनरल एबिलिटी मतलब है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट पेपर में ऐसे 20-20 क्वेश्चंस के एक सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए ये जनरल एबिलिटी है, यानी कि रीजनिंग। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को यानी कि 1 से लेकर के 100 तक वाले को तो हम नहीं देखेंगे। हम आपको हिंदी का पेपर दिखाने वाले हैं कि हिंदी का पेपर कैसा होता है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका बेशक हो सकता है जैसे कि मेरा हुआ। ठीक है, हम कहीं भी कोई कोचिंग नहीं किए डियर, बस केवल अपने से मेहनत किए, अपने से पढ़े, बस मेरा हो गया। ठीक है, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये सब चीज़ें। देखिए 20-20 क्वेश्चन का ये होता है। रीजनिंग, मैथ 20 क्वेश्चन मैथ होता है, 20 क्वेश्चन GS होता है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश होता है और 20 क्वेश्चन हिंदी होती है, यानी कि ग्रामर जनरल हिंदी, यानी कि फर्स्ट पेपर में टोटल उसमें 40 नंबर कम से कम लाने होते हैं डियर। तो आपको पहले पेपर पर भी आपको कमांड बनाने हैं। ठीक है, ये सब देखिए, अभी ये 5वां सेक्शन ही चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए है ना, जनरल हिंदी, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और इन सारे 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऊपर के थे फर्स्ट पेपर के, यानी कि 100 क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसका मतलब है कि आपको पहले वाले पार्ट पे बहुत बढ़िया से कमांड बनाने होंगे। 20 तो आपको हिंदी के ही हैं, उस पर तो 20 में 19-18 कर लेंगे। हमारा तो 18 सही था हालांकि। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारा हिंदी पार्ट शुरू होता है डियर, और मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि इसको मैं कुछ एक्सप्लेन दे सकूँ, इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको भी मैं बता सकूँ। मैं कोशिश यही रहेगी हर एक क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम कि क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए, आर्थर कॉनन डॉयल नाम से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ था? तो आप सबको पता है कि जासूसी उपन्यास के जो जनक हैं गोपाल राम गहमेरी जी, यह आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास से बहुत ही प्रभावित हुए थे। ठीक है, और इसीलिए हिंदी साहित्य में आर्थर कॉनन डॉयल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनको जासूसी उपन्यास के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बात कि चतुरा चंचला, भानुमति, देवरानी जेठानी की कहानी, ये सब सामाजिक उपन्यास हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन करने वाले तथा हिंदी नवजागरण के महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? तो ये आप सब लोग जानते होंगे कि द्विवेदी युग जिसके नाम पे चला था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 1903 ईस्वी से 1920 तक, यानी कि 17 वर्षों तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अब सरस्वती पत्रिका के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि सरस्वती पत्रिका 1900 से प्रारंभ होती है, यानी कि, और इसके संपादक कौन थे उस समय? संपादक कौन थे डियर? तो आप बता देंगे कि संपादक थे चिंतामणि घोष जी। कौन थे?
चिंतामणि घोष थे। ठीक है, ये पहले काशी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? काशी से प्रकाशित होती थी। और बाद में यह 1903 ईस्वी से, यानी कि जब से यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला, उस समय से यह इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी थी। एक बात और कि यह कैसी पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक पत्रिका थी। ध्यान में रखना है ये भी बात भी। ठीक है, ध्यान में ये बात भी रखनी है कि यह मासिक पत्रिका थी। और इसका फिर से अभी शुरुआत हुआ है, 2020 से फिर से यह प्रकाशित होने लगी है इलाहाबाद से ही। ध्यान में रखनी है बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सब लोग को पता है कि हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान को जानते हैं। इनकी प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। क्या है? लक्ष्मीपुरा। ठीक है, लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। एक बात और बता दूं कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बहुत बार पूछा जाता है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। और रिपोर्टाज के जनक जो हैं शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। आगे देखते हैं जी। चौथा क्वेश्चन क्या है? हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? तो आप सबको पता है कि कृष्ण प्रिय प्रवास में, जिसमें 17 सर्ग हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है प्रिय प्रवास। ठीक है, इसमें क्या है कि कृष्ण और राधा के प्रेम, यानी कि प्रेम का वर्णन है। पूरी जन्म से लेकर के मथुरा गमन तक की सारी बातों का वर्णन है। इसमें 17 सर्ग है। दूसरी बात की एक बात और बता दूं कि ये जो प्रिय प्रवास है, इस रचना में करुण रस प्रधान रचना है। यह रचना कैसी है? करुण रस प्रधान रचना है यह प्रिय प्रवास। और इसे यानी कि हरिऔध जी को आधुनिक सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, सूरदास के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक सूरदास। और प्रिय प्रवास को आधुनिक सूर सागर के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना पर, प्रिय प्रवास पर, इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। और यह रचना प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। ध्यान में रखना है ये भी बातें। यानी कि जितनी भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ डियर, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आधुनिक काल हर एक एग्जाम में बहुत ही बाकी से बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है। ठीक है ना। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद के किस कहानी में किया गया है? तो आप सबको पता है कि पूस की रात में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? पूस की रात में किया गया है झबरा कुत्ते का वर्णन। ठीक है, उस कुत्ते को लगा करके उसका जो मालिक रहता है, जो पूस की रात बहुत तेज तगड़ी ठंडी रहती है, उसमें लगा करके सोया रहता है अपने खेत पे जा करके। उसी बीच जा करके नीलगाय खेत चढ़ जाती हैं। जानते होंगे ये सब सारी कथाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है। तो आप सभी को पता है कि भाग्यवती के बारे में अगर बात करें तो भाग्यवती किसका रचना है? तो ये श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। सभी लोग जानते हैं कि यह श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है, जो कि 1877 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है ना। और तीनों के तीनों, पक्षी और आकाश, बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, ये सब सारी की सारी रचना किसकी है? तो आप बता देंगे कि यह रचना किसकी है? रांगे राघव की रचना है। निम्न विकल्पों में कुछ संस्मरण तो उसके लेखकों में जोड़े दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। चेतना के बिंब, आप देखिए चेतना के बिंब सबसे पहले पढ़िए, तभी आपको पता हो जाना चाहिए कि चेतना का बिंब जो है, यह रचना डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण है। मील का पत्थर रामवृक्ष बोनीपुरी जी का है। ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। 60 वर्ष एक रेखांकन पंत जी का है। यह तीनों रचनाएं क्या हैं? मिल रही हैं। यानी कि इसके जो रचना और रचनाकार हैं, संस्मरण और उसके संस्मरणकार हैं,
वह मिल रहे हैं, यानी कि उन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन चेतना का बिंब महादेवी वर्मा का नहीं है, बल्कि वह चेतना का बिंब डॉक्टर नगेंद्र जी का है। तो यह मेल नहीं खा रहा है, तो गलत विकल्प, ये मतलब सही विकल्प यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पैरों तले जो कबीरा खड़ा बाजार में है उन्हीं का, भीष्म साहनी का, मुआवजे है, माधवी है, तीनों रचनाएं हैं। तो तीनों की तीनों रचनाएं हैं, यानी कि यह तीनों रचनाएं हैं, तो पैरों तले जमीन नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा डियर? तो पैरों तले जमीन। ठीक है, किधर गयो भाई? पैरों तले जमीन, पैरों तले जमीन, जहाँ तक मुझे पता है कि यह होना चाहिए मोहन राकेश जी की रचना। ठीक है, मोहन राकेश जी की रचना है पैरों तले जमीन। ठीक है, आगे देखते हैं। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगा है। पत्नी कहानी, ठीक है, पत्नी कहानी जैनेन्द्र की है, उसी की पात्र है सुनंदा। ठीक है, ध्यान से में रखिएगा। आगे देखिए, चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध संग्रह है? तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है, ध्यान में रखनी है इस बात को। ठीक, आगे देखिए, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किस केंद्र में रखकर किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद्र को केंद्र में रख करके हिंदी उपन्यास का जो वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, प्रेमचंद्र ने 3 नाटक भी लिखे थे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यह प्रेमचंद्र के 3 नाटक भी है, संग्राम, ठीक है, संग्राम और करबला और प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी। ठीक है, संग्राम 1923 ईस्वी में था, करबला 1924 ईस्वी में, प्रेम की वेदी 25 ईस्वी में था। तो ये 3 नाटक भी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। ठीक है ना, इन सब बातों को ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, एक बात और बता दूं यार, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया था। और प्रेमचंद्र नाम जो था, ठीक है, वह किसने दिया था? दया नारायण निगम ने दिया था। उर्दू के लेखक जो थे, दया नारायण निगम ने दिया था प्रेमचंद्र का नाम। ठीक है, उसके पहले प्रेमचंद का नाम दूसरा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये सभी लोग जानते हैं, भाग्यवती सामाजिक उपन्यास है, श्रद्धाराम फिलोरी जी की है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बात को ध्यान में रखने हैं इसको कि श्रद्धाराम फिलोरी की रचना है भाग्यवती और सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। देखिए, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास जो था वह था परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। यह इनके सही उपन्यास क्रम हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है जैनेन्द्र कुमार के, तो आपको होनी चाहिए याद कि परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी यह जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हैं। सबसे पहले परख को लिखा, फिर सुनीता को लिखा, फिर त्यागपत्र, फिर कल्याणी को लिखा। निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? तो बताएंगे कि शेखर जोशी की रचना एक पेड़ की याद, हलवाहा और साथ के लोग, ये तीनों की तीनों है। नए पत्ते तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि नए पत्ते किसकी रचना है? निराला जी की रचना है, काव्य रचना है नए पत्ते। ठीक है, बात आगे आती है कि मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतायन जी की रचना है। ध्यान में रखनी है बात को, ये मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल संस्कृतायन की। यात्रा साहित्य है, कैसी रचना है? यात्रा साहित्य है। ठीक है, ध्यान में रखनी है मेरी जीवन यात्रा साहित्य। एक मिनट, मेरी जीवन यात्रा, हाँ यात्रा साहित्य ही होना चाहिए दोस्तों।
आगे देखते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, आगे देखते हैं। काव्य जीवन की आलोचना है, आर्नल्ड की ये कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, कई बार पूछा जाता है। आर्नल्ड की ये कथन काव्य जीवन की आलोचना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं जी। बालाबोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधित पत्रिका के संपादक कौन थे? बालाबोधिनी नामक स्त्री शिक्षा के संबंधित ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 3 पत्रिका आपको याद रखनी चाहिए। और बालाबोधिनी जो पत्रिका थी वह 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी कवि वचन सुधा, बालाबोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, यह 3 पत्रिकाएं थी। ठीक है, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं जी। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो आप सभी को शुरू में ही बता दिया हूँ, जैसे कि आई थिंक चौथे या फिर 5वें क्वेश्चंस में था ये कि किसमें कृष्ण की कथा का वर्णन है, तो प्रिय प्रवास में था। वहीं पे मैंने बताया था कि करुण रस प्रधान रचना है प्रिय प्रवास, तो यह करुण रस प्रधान रचना है। ठीक है, ध्यान में रखनी है इस बात को। और आगे देखते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? साकेत महाकाव्य किसकी है? तो आप सभी को पता है कि साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ठीक है, 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और 1931 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, कैसी रचना है? प्रबंधात्मक रचना है, प्रबंध काव्य है। और 9वां सर्ग सबसे बड़ा है, 9वां सर्ग सबसे बड़ा है, जिसमें मतलब पूरे में उर्मिला का वर्णन किया गया है, उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। इस मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। और ये जो साकेत है आधुनिक रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है, आधुनिक रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आज के लिए इतना ही। 20-20 क्वेश्चन के, यानी कि एक सेक्शन को देखेंगे। डिसिप्लिन नंबर 2 को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, जिसमें ये सब क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन के साथ देखेंगे, यानी कि जितने भी फैक्ट बनेंगे, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह इस जो आने वाली वैकेंसी है DSSB के द्वारा, लगभग 16,000 की समथिंग वैकेंसी है, तो उसको ज़रूर उसमें वह अपना एक पद सुनिश्चित कर पाए। दोस्तों, मेरी एक यही प्रयास है, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि सारे टॉपिक को मैं कवर कराऊँ अपने YouTube चैनल पे, मेरा यही प्रयास रहेगा। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।